उफ, ये पहली नज़र का प्यार पार्ट 6। सुखला हाउस में उस दिन गुस्से का तूफान उठा हुआ था। मधु घर में घुसते ही सामान इधर उधर फेंकने लगी। आंखों में जलन और दिल में जिद थे। मिस्टर शुक्ला ने ठंडी मगर सख्त आवाज में बस इतना कहा कि हर बात चाल चलकर भी बात उनके मुताबिक नहीं हो पाती, और फिर झुठलाते हुए कमरे से निकल गए। उनकी बातों ने मधु के अंदर की आग और भड़का दी। वो फर्श पर बैठ गई, हाथ मुट्ठियों में भींच कांप रही थी। कबीर ऐसा कैसे कर सकता है? वो मेरा है, सिर्फ मेरा। उस लड़की को मैं उसकी जिंदगी से निकाल फेंकूंगी। उसकी आंखों में एक अजीब पागलपन उतर आया था। तभी मिसेस शुक्ला ने आगे बढ़कर उसे जोर से थप्पड़ मार दिया और कंधों से पकड़ के कहा, बस मधु, कबीर की शादी हो चुकी है और सच यही है कि वो दोनों अब एक दूसरे की जिंदगी है। मगर मधु के कानों में जैसी कोई बात उतर ही नहीं रही थी। उसने गुस्से से अपनी माँ को धक्का देते हुए कहा, आपको सब दिखता है, बस मेरा प्यार नहीं। इतना कहकर वो उंगली दिखाते हुए चेतावनी दे गई कि जो भी उसके रास्ते में आएगा वो उसे छोड़ने वाली नहीं है। वो तेज कदमों से अपने कमरे में चली गई और पीछे खड़ी मिसेस शुक्ला चुपचाप उसे जाते देखती रही, मन ही मन ठानते हुए कि अब वो अपनी बेटी को कोई गलत कदम नहीं उठाने देगी। शुक्ला हाउस में उस दिन माहौल थोड़ा गर्म था। कुछ कड़वे शब्द, थोड़ी नाराजगी और रिश्तों के बीच की उलझने। पर उन सब शोर से दूर कबीर और अविका के कमरे में एक अलग ही कहानी चल रही थी। अविका ने किसी छोटी सी चीज में कबीर से मदद मांगी, मगर कबीर ने लैपटॉप से नजर उठाए बिना ही गंभीर अंदाज में कह दिया, जो भी करना है खुद कर लीजिए, एक बार हेल्प मिल गई तो आदत पड़ जाएगी। बस फिर क्या था? अविका का चेहरा तुरंत तमतमा गया। उसने तकिया खींचते हुए तनक के कहा, वह मदद मांगी थी, मोटिवेशनल स्पीच नहीं। सीधे मना कर देते तो आसमान नहीं टूट पड़ता। कबीर हल्का सा मुस्कुराया पर कुछ बोला नहीं। अविका ने गुस्से में लाइट ऑफ की, चादर ओढ़ी और बड़बड़ाते हुए बोली, खड़ूस कहीं के, हेल्प कर देते तो इनकी शान थोड़ी कम हो जाती क्या? अंधेरे में भी कबीर ने उसकी बात सुन ली और धीमे से बोला, मेरी इतनी तारीफ सुबह भी हो सकती है, नींद खराब करने की क्या जरूरत थी? अविका तुरंत पलटी और उसे घूर कर बोली, तारीफ नहीं कर रही, सच्चाई बता रही हूँ। ये कहकर वो फिर से मुंह फेर कर लेट गई। कुछ ही देर में उसकी सांसें धीमी हो गई और वो गहरी नींद में चली गई। कमरे में हल्की खामोशी छा गई, मगर कबीर की नजरें वहीं ठहर गई। अबिका के चेहरे पर सोते हुए वो बिल्कुल अलग लग रही थी, जैसे सारी जिद और गुस्सा कहीं खो गया हो और सिर्फ मासूमियत बची हो। एक हाथ सिर के नीचे, दूसरा तकिए पर, होठों पर हल्की सी शांति। कबीर ने अनजाने में झुककर उसके बालों को धीरे से सहलाया। अबिका नींद में हल्की सी गुनगुनाई और उसके होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई, जैसे उसे कोई मीठा सपना मिल गया हो। वो मुस्कान देख कबीर भी मुस्कुरा दिया, जैसे दिल के किसी कोने में छिपी नरमी अचानक जाग गई हो। कुछ देर तक वो बस उसे देखता रहा और फिर धीरे धीरे उसकी भी आंखें लग गई। सुबह अविका सबसे पहले जागी। उसने चुपचाप सुलेखा जी की तस्वीर के सामने खड़े होकर दो पल बातें की, फिर कबीर की तरफ देखा। वो भी सो रहा था। उसके चेहरे पर वही मासूमियत थी जो रात को थी। अविका ने हल्का सा मुंह बनाया और धीरे से बुदबुदाई, सोते हुए तो बिल्कुल शरीफ बच्चे जैसे लगते हैं, पर उठते ही रावण अवतार में बदल जाते हैं। ये कहकर वो खुद ही हंस पड़ी और वॉशरूम की तरफ जाने लगी। तभी कबीर ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया और उठकर बैठ गया। अविका चौंक गई, आंखें बड़ी करते हुए बोली, वो तो आप जाग रहे थे? उसके मन में तुरंत ख्याल आया, कहीं इन्होंने मेरी सारी बड़बड़ाहट तो नहीं सुन ली। कबीर ने उसका हाथ छोड़ते हुए सामने बेड की तरफ इशारा किया, बैठिए। अविका ने अजीब सा मुंह बनाया, जैसे पूछ रही हो अब क्या नई मुसीबत है। फिर थोड़ी हिचकिचाहट के बाद जाकर बैठ गई। कबीर का गंभीर चेहरा देखकर वो थोड़ा घबरा गई थी, मगर अगले ही पल उसने पूछा, आपको क्या हेल्प चाहिए थी? ये सुनते ही अविका का डर गायब हो गया और उसने मुंह बनाकर कहा, जब हेल्प करनी ही नहीं है तो जानना क्यों चाहते हैं? और अब मुझे आपकी हेल्प नहीं चाहिए। इतना कहकर वो उठकर जाने लगी, मगर कबीर ने फिर उसका हाथ पकड़ लिया और उसके सामने आकर खड़ा हो गया। क्यों नहीं चाहिए मेरी हेल्प? उसने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। अविका ने हाथ छुड़ाने की कोशिश की, मगर कबीर थोड़ा और करीब आ गया और धीमे से बोला, कितनी भी कोशिश कर लीजिए, जब तक मैं ना चाहूँ हाथ नहीं छुड़ा पाएंगे। इतना करीब खड़े देखकर कबीर को अविका की धड़कनें तेज हो गई। वो एक कदम पीछे हटी, मगर कबीर भी उतना ही आगे बढ़ गया। कुछ ही पल में उसकी पीठ पीछे दीवार से लग गई और उसकी सांसें तेज हो गई। कबीर उसके कान के पास झुककर धीरे से बोला, अभी तो सिर्फ हाथ पकड़ा है, कहीं और छुआ भी नहीं है, और आपकी यह हालत है। अविका का चेहरा लाल हो गया, जैसी सांसें अटक गई हो। उसने जल्दी से आंखें बंद कर ली। कबीर ने हल्का सा मुस्कुराते हुए पूछा, तो हेल्प चाहिए या नहीं? अविका ने तुरंत तेजी से सिर हिला दिया। हाँ। कबीर ने उसका हाथ छोड़ दिया और थोड़ा दूर हट गया। अविका बिना एक पल रुके सीधे वॉशरूम में भागी और दरवाजा बंद करके तेज तेज सांस लेने लगी। दिल अभी भी तेज धड़क रहा था। उसने खुद से बड़बड़ाया, दादी ये आपने क्या कर दिया है? मैं इन मिस्टर खड़ूस के साथ कैसे रहूं? तभी बाहर से कबीर की आवाज़ आई, आप बाहर आ रही हैं या मैं अंदर आ जाऊं? अविका की आंखें फट गई। उसने जल्दी से शावर ऑन किया
और भीगते हुए बोली, आ रही हूँ। तभी उसे याद आया वो कपड़े लाना ही भूल गई। घबरा कर उसने दरवाजे की तरफ देखा और हिम्मत करके बोली, वो मैं कपड़े लाना भूल गई। कुछ सेकंड बाद दरवाजे पर हल्की सी नोक हुई। कबीर ने बाहर से कहा, ये लीजिए। अविका ने बस थोड़ा सा दरवाज़ा खोल कर बिना देखे ही हाथ बाहर निकाला और कपड़ा लेकर तुरंत दरवाज़ा बंद कर लिया। और जैसे उसने राहत की सांस ली और नीचे देखा तो उसके हाथ में कबीर का बाथरोब था। उसने माथे पर हाथ मार लिया। हे भगवान, कपड़े नहीं दे सकते थे क्या? फिर खुद ही बुदबुदाई, पागल लड़की, वो कैसे दे दे? मजबूरी में उसने वही बाथरोब पहन लिया जो घुटनों से थोड़ा ऊपर तक आ रहा था। वो बार बार उसे नीचे खींचने की कोशिश कर रही थी और सोच रही थी कि अब बाहर कैसे जाए। तभी कबीर की आवाज़ फिर आई, आज ही बाहर आएंगी या मैं कैलेंडर लेकर आऊँ? अविका झेप गई और जल्दी से बोली, आप प्लीज़ 5 मिनट के लिए बालकनी में चले जाइए। कबीर चुपचाप बालकनी में चला गया। थोड़ी देर बाद अविका ने दरवाज़ा खोलकर कन्फर्म किया और धीरे से बाहर निकले। उसके गीले बालों से पानी टपक रहा था और फर्श भी भीग गया था। वो जल्दी-जल्दी अलमारी से कपड़े निकाल कर कमरे की तरफ बढ़ने लगी। तभी उसका पैर फिसला और वो धड़ाम से फर्श पर गिर पड़ी। फर्श गीला था, इसीलिए जैसे ही अविका दौड़कर निकलने लगी, उसका पैर फिसला और वो पीठ के बल धड़ाम से गिर पड़ी। आवाज़ सुनते ही कबीर बालकनी से भागता हुआ अंदर आया, लेकिन जल्दी में उसका भी पैर फिसल गया और वो भी संतुलन खो बैठा। वो सीधे अविका के ऊपर गिरने ही वाला था कि अविका झट से पलट गई और कबीर ज़मीन पर गिर पड़ा। ये नज़ारा देखते ही अविका की हँसी छूट गई। वो हँसते-हँसते दोहरी हो गई, जबकि कबीर उसे घूर कर देख रहा था, लेकिन अविका की हँसी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। अगले ही पल कबीर तेज़ी से पलटा और उसके ऊपर झुक गया। एक हाथ उसकी कमर के नीचे से निकाल कर उसे अपनी ओर खींचते हुए बोला, अब हँसिए। अचानक माहौल बदल गया था। अविका की हँसी जैसे कहीं गुम हो गई। उसने घबराकर आँखें बंद कर ली। माथे पर पसीने की हल्की बूंदें चमकने लगी और दिल की धड़कनें तेज हो गई। तभी कबीर को भी एहसास हुआ कि वो कितने करीब आ गया है। वो तुरंत उठ खड़ा हुआ और बिना उसकी तरफ देखे सीधे वॉशरूम में चला गया। इसके जाते ही अविका भी जल्दी-जल्दी तैयार हुई और कबीर के बाहर आने से पहले ही कमरे से निकल गई। नीचे आते ही विनोद जी ने उसे देखकर पूछा, अरे बेटा, अकेले कहाँ जा रही हो? चाय नाश्ता भी नहीं किया? फिर आवाज़ लगाई कि अविका के लिए नाश्ता बनवा दिया जाए। लेकिन अविका ने जल्दी से मुस्कुराकर मना कर दिया, नहीं चाचू, रहने दीजिए। मैं रेस्टोरेंट में ही नाश्ता कर लूँगी। सुबह कस्टमर आने लगते हैं और चाबी भी मेरे पास ही है। विनोद जी ने उसकी बात समझकर सिर हिलाया और कहा, ठीक है, आराम से जाना और हो सके तो भैया भाभी से मिलते जाना। अविका जल्दी से बाहर निकल आई। लॉन में आंसू जी और सुप्रिया जी बैठे थे। अविका उनके पास जाकर बोली, गुड मॉर्निंग। फिर झट से खुद को सुधारा, गुड मॉर्निंग मम्मा पापा। दोनों ने मुस्कुराकर उसे बैठने को कहा और पूछा कि कबीर उसे छोड़ने क्यों नहीं जा रहा, मगर अविका ने खड़े खड़े ही बहाना बना दिया कि उसे जल्दी रेस्टोरेंट खोलना है। आंसू जी ने ड्राइवर को आवाज़ देकर कहा कि वो उसे छोड़ आए। कुछ देर बाद अविका रेस्टोरेंट पहुंच गई। उसने शटर उठाया, अंदर कदम रखा और अचानक उसकी आंखें भर आई। तभी पीछे से रागिनी भी आ गई। उसने आते ही कहा, गुड मॉर्निंग, लेकिन अगले ही पल उसने अविका की आंखों में आंसू देख लिए। वो तुरंत उसके पास आई। क्या हुआ, तू रो क्यों रही है? बस इतना सुनते ही अविका खुद को रोक नहीं पाई और रागिनी के गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ी। टूटे हुए शब्दों में वो बस इतना कह पाई, रागी, मुझे वहां नहीं रहना, मैं नहीं रह सकती। दादी मुझे छोड़कर क्यों चली गई? अब मेरा कोई नहीं है, मैं कहीं दूर भाग जाना चाहती हूँ। रागिनी ने उसे कसकर गले लगाया, उसकी पीठ सहलाते हुए धीरे से पूछा कि क्या किसी ने कुछ कहा है? क्या कबीर ने कुछ किया? मगर अबिका चुप रही। बस उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। कुछ देर बाद खुद को संभाल कर उसने आंसू पोंछे और जबरन मुस्कुराकर बोली, चल काम पर लगते हैं, अभी कस्टमर आने लगे है। और रागिनी ने उसकी तरफ चिंता से देखा और कहा कि अगर वहाँ नहीं रहना चाहती तो उसके घर आकर रह सकती है। मगर अविका का ध्यान कहीं और ही खोया हुआ था। उधर कमरे में कबीर काफ़ी देर तक वॉशरूम में बैठा रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी-अभी जो हुआ उसे कैसे समझे, वो अविका का सामना कैसे करेगा और क्या उसके दिल में एक अजीब-सा अपराध बोध और बेचैनी दोनों साथ-साथ जाग रहे थे। काफ़ी देर तक कबीर वॉशरूम में बैठा रहा। उसके दिमाग में वही पल बार-बार घूम रहा था, अविका का घबराया हुआ चेहरा, उसकी तेज़ धड़कनें और खुद उसका इतना करीब आ जाना। उसे अजीब-सा अपराध बोध हो रहा था। आखिर हिम्मत जुटाकर उसने सोचा कि आविका से माफ़ी माँग लेनी चाहिए। वो बाहर आया, लेकिन कमरे में आविका नहीं थी। उसे लगा शायद नीचे होगी। ऑफ़िस के लिए तैयार होकर जब वो नीचे आए तो डाइनिंग टेबल पर सब बैठे थे, बस आविका नहीं थी। निखिल ने उसे देखते ही मज़ाक में कहा, लो भाई साहब भी आ गए। रंजना जी ने प्यार से कहा, बेटा तुम नाश्ता कर लो। आविका तो ऐसे ही जल्दी चली गई। ये सुनते ही कबीर थोड़ा ठिठक गया, मगर तुरंत संभल कर बोला, चाची मुझे देर हो रही है, एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। विनोद जी ने हैरानी से कहा, पर बेटा मीटिंग तो दोपहर में थी ना? कबीर ने सहज बनने की कोशिश करते हुए जवाब दिया, हाँ, पर क्लाइंट को जल्दी जाना है, इसीलिए सुबह ही रख ली।
रंजना जी ने उसे बैठने को कहा और कम से कम जूस पीकर जाने की जिद की। कबीर ने बिना कुछ बोले एक ही सांस में जूस खत्म किया और जल्दी से निकल गया। शाम को वो उम्मीद से कहीं जल्दी घर लौट आया था, बस इसीलिए कि अविका से माफ़ी माँग सके। मगर घंटों बीत गए, अविका घर नहीं लौटी। उसने लैपटॉप खोलकर काम करने की कोशिश की, लेकिन उसका ध्यान बार-बार घड़ी पर चला जाता। 6 बजे, फिर 7 बजे, फिर 8, मगर अविका का कोई पता नहीं। बेचैनी बढ़ती जा रही थी। आखिर 9 बजते ही उसने गाड़ी की चाबी उठाई और नीचे आ गया। सुप्रिया जी ने उसे बाहर जाते देखा तो पूछा, इतनी रात में कहाँ जा रहे हो? उन्होंने बताया कि अविका का फ़ोन आया था। वो किसी दोस्त के घर गई है और शायद देर से आए या कल आए। कबीर ने बस हल्का सा सिर हिलाया और बिना कुछ कहे बाहर निकल गया। उधर रेस्टोरेंट में अविका अब भी अकेली बैठी थी। रागिनी उसे अपने घर चलने के लिए कह चुकी थी, लेकिन अविका नहीं गई। उसे लग रहा था जैसे इस दुनिया में उसका कोई अपना नहीं बचा है। अगर सचिन होता तो शायद आज वो इतनी अकेली महसूस ना करती। उसकी आंखें बार-बार भर आती और वो दुपट्टे से उन्हें पोंछ लेती। तभी बाहर अचानक गाड़ी का हॉर्न बजा। आवाज़ सुनते ही अविका चौंक गई। हॉर्न बजाने के अंदाज से वो समझ गई ये कबीर है। अब उसे उससे एक अजीब-सा डर लगने लगा था। 2-3 बार हॉर्न बजा मगर वो बाहर नहीं आई। तब कबीर गाड़ी से उतरकर गेट तक आया और हल्की-सी नॉक की। अंदर से कोई जवाब नहीं आया तो उसने गहरी सांस लेके कहा, गेट खोलिए, रात बहुत हो गई है, घर चलिए। अविका गेट के पास आई और धीरे से बोली, मुझे नहीं जाना आपके साथ और मुझे आपके साथ नहीं रहना। उसकी आवाज़ में थकान और दर्द दोनों थे। कबीर कुछ पल चुप रहा, फिर शांत स्वर में बोला, बस एक बार मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद जैसा आप चाहेंगी वैसा ही होगा। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद अविका ने गेट खोल दिया। कबीर अंदर आया और जैसे ही उसकी नज़र अविका की भीगी पलकों पर पड़ी, उसका दिल कसक गया। वो एकदम आगे बढ़ा था कि अविका पीछे हट गई। जो कहना है दूर से ही कहिए। कबीर वहीं रुक गया। उसने धीमे से कहा, सुबह जो भी हुआ उसके लिए आई एम सॉरी। ऐसा फिर कभी नहीं होगा। आई प्रॉमिस, प्लीज़ घर चलिए। अबिका चुप रही। कबीर ने थोड़ा झुककर कहा, अगर आप चाहें तो मैं कोशिश करूँगा कि जब तक ज़रूरी ना हो मैं आपके सामने भी ना आऊँ। उसकी आवाज़ में सच्चाई थी। कुछ पल बाद अबिका ने बिना उसकी तरफ देखे अपना बैग उठाया, रेस्टोरेंट की चाबी ली और बाहर निकल आई। कबीर भी चुपचाप पीछे आ गया। अविका ने शटर लॉक किया और गाड़ी में जाकर बैठ गई। पूरे रास्ते दोनों में से किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा। रात की सड़कें खामोश थी और कार के अंदर भी उतनी ही खामोशी फैली हुई थी। घर पहुंचकर अविका सीधे अपने कमरे में चली गई, जबकि कबीर चुपचाप टेरेस की तरफ बढ़ गया। टेरेस पर चला आया। उसकी आंखों से एक बूंद आंसू फिसल कर जमीन पर गिर गए। उसने जेब से सिगरेट निकाले मगर उसे जलाया नहीं, बस यूं ही होठों से लगा ली जैसे खुद को किसी तरह संभाल रहा हो। उधर अविका कमरे में आकर बिस्तर पर लेट गई, लेकिन करवटें बदलते बदलते भी उसे नींद नहीं आ रही थी। जब काफी देर तक कबीर कमरे में नहीं आया तो वो उठी और बाहर निकल आई। पूरे घर की लाइट्स बंद थी, सिर्फ जाने वाली सीढ़ियों की हल्की रोशनी जल रही थी। कुछ पल सोचकर वो धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़कर ऊपर चली गई। टेरेस पर कबीर झूले पर बैठा था, सिर पीछे टिकाए, चेहरा आसमान की तरफ, पैर क्रॉस किए और दोनों हाथ सिर के पीछे, जैसे चांद और तारों में खो गया हो। अविका ने दूर से उसे देखा मगर बिना कुछ कहे वापस कमरे में आ गई। उसने सुलेखा जी की तस्वीर को सीने से लगाया और जाने कब उसे दर्द और थकान के बीच उसके आंख लग गई। लेकिन कबीर पूरी रात वहीं बैठा आसमान को देखता रहा। उधर एक और इंसान था जिसकी रात करवटों में कट रही थी, रागिनी। उसे सचिन के बारे में कोई खबर नहीं थी। कई बार उसका नंबर डायल करती, फिर जाने क्या सोचकर कॉल कर देती। खुद से ही बड़बड़ाती, अच्छा हुआ नहीं आ रहा, वरना दिमाग खराब कर देता, कनखुजूरा कहीं का। फिर अगले ही पल मन बदल जाता, फिर अभी तो आ सकता था ना। खुद को अविका का दोस्त कहता है और ऐसे वक्त में गायब है। वो उसे याद करते करते कभी गुस्सा होती, कभी चिंता में पड़ जाती और सोचते सोचते उसे कब नींद आ गई उसे खुद भी पता नहीं चला। सुबह होने से पहले ही कबीर नीचे आ गया। कमरे में आकर उसने देखा कि अविका सो रही है। वो चुपचाप तैयार हुआ, एक छोटी सी स्लिप पर कुछ लिखा और टेबल पर रखकर निकल गया। जब सुबह अविका की आंख खुली तो उसने देखा कि कबीर का बिस्तर वैसे ही सजा हुआ है जैसे रात को था। तभी उसकी नजर उस फड़फड़ाती हुई स्लिप पर पड़ी। उसने उठाकर पढ़ा, कबीर ने लिखा था कि वो कुछ दिनों के लिए भोपाल जा रहा है, घर में अगर कोई पूछे तो बता देना। नीचे उसने अपना नंबर भी लिख दिया था और साथ में ये भी कि अगर कोई परेशानी हो तो कॉल कर लेना और कोशिश करना कि देर से घर मत आना। अविका ने बिना कुछ कहे वो स्लिप ड्रॉर में रख दी और बालकनी में जाकर बैठ गई। फरवरी की हल्की धूप सुबह सुबह सुकून दे रही थी। कुछ देर बाद वो तैयार होकर नीचे किचन में चली गई। वहां सिर्फ चाय कॉफी बन रही थी तो उसने खुद की कुक से सामान लिया और नाश्ता बनाने लगी। आटे का हलवा, आलू के पराठे और निखिल नताशा के लिए चीज़ सैंडविच। थोड़ी ही देर में खुशबू पूरे घर में फैल गई और एक-एक करके सब अपने कमरों से बाहर आ गए। अविका ने कुक की मदद से टेबल पर सब कुछ सजा दिया। निखिल ने ढक्कन खोलकर देखा और सैंडविच देखकर उत्साहित होकर बोला, ये आपने बनाया है? अविका ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिला दिया। प्रीति जी ने प्यार से कहा, अरे बेटा तुमने क्यों तकलीफ की?
तभी नताशा हंसते हुए उनकी गर्दन में बाहें डालकर बोली, मम्मा आप अभी भाभी के हाथ का खाना खाओगी ना तो उनकी फैन हो जाओगी। मैं तो सिर्फ उनका सैंडविच खाकर ही फैन हो गई हूँ। फिर उसने निखिल की तरफ इशारा किया और ये तो पूरी तरह फ्लैट हो चुका है। निखिल ने उसे घूरते हुए कहा, चुप कर। अपने फिर सब तरफ देखकर बोला, आप लोग बैठ क्यों नहीं रहे? मुझसे तो अब इंतजार नहीं होता। उसने सैंडविच उठाकर खाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे सब टेबल पर बैठ गए। माहौल हल्का और खुश था, मगर इस मुस्कान के पीछे कहीं न कहीं आबिका के दिल में अभी वही खालीपन चुपचाप बैठा हुआ था। आबिका ने सबके साथ टेबल पर बैठते हुए बताया कि उसने मम्मा-पापा के लिए भी नाश्ता बनाया है। तभी वो लोग भी आ गए और नाश्ते की खुशबू से माहौल हल्का सा खुश हो गया। निखिल और नताशा की छोटी सी नोक-झोंक देखकर आबिका मुस्कुरा दी और रंजना जी ने भी प्यार से उससे बैठकर खाने को कहा। आंसू जी मीठा नहीं खाते थे, इसीलिए आबिका ने उनके लिए अलग से शुगर फ्री हलवा रखा, जिसे देखकर भी खुश हो गए। सब लोग नाश्ता करने लगे, मगर जैसे ही आबिका ने पराठे का एक निवाला उठाया, उसे अचानक कबीर की याद आ गई। कल उसने भी ठीक से कुछ नहीं खाया था। उसका मन एकदम से बुझ गया। उसने निवाला वापस प्लेट में रखा और बहाना बनाकर कमरे में चली गई। कमरे में जाकर उसने दरवाजे से वो छोटी सी स्लिप निकाली जिस पर कबीर ने अपना नंबर लिखा था। कुछ पल तक वो उसे देखती रही, फिर हिम्मत करके कॉल कर दिया। फोन के हर रिंग के साथ उसकी धड़कन तेज हो रही थी। उधर ड्राइव करते हुए कबीर ने अनजान नंबर देखकर कॉल उठाया। हेलो। अविका चुप रही, मगर उसकी सांसों की हल्की आवाज सुनकर कबीर तुरंत समझ गया और चिंता से बोला, क्या हुआ, सब ठीक है ना? ये सुनकर अविका थोड़ी हैरान हुई कि उसने पहचान कैसे लिया। उसने धीमे से पूछा, आप कहाँ पहुंचे? कबीर ने कहा कि अभी रास्ते में है और पूछा, क्या बात है? थोड़ी झिझक के बाद अविका बोली कि उसने कल भी कुछ नहीं खाया था, इसलिए रास्ते में नाश्ता कर ले। ये सुनकर कबीर हल्का सा मुस्कुरा दिया और उल्टा पूछ बैठा कि उसने खुद नाश्ता किया या नहीं। अविका ने कहा कि बस करने ही वाली थी, फिर आपकी याद आ गई, आप नाश्ता कर लीजिए। और जल्दी से फोन काट दिया। फोन रखने के बाद वो कुछ देर चुप बैठी रही, फिर धीमे से बड़बड़ाई, किसी का यूं भूखा रहना उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, चाहे वो उससे नाराज ही क्यों ना हो। अविका नीचे आकर सबके साथ जल्दी जल्दी नाश्ता करके रेस्टोरेंट चली गई। उधर रास्ते में कबीर ने उसकी कॉल रिकॉर्ड कर ली थी और उसके कहने पर पहली बार सच में गाड़ी रोककर नाश्ता किया। फिर पूरे रास्ते वही रिकॉर्डिंग सुनता रहा, जैसे उस छोटी सी फिक्र को बार बार महसूस करना चाहता हो। रेस्टोरेंट पहुंची तो रागिनी ने उसे देखते ही पूछ लिया, सुन, वो लंगूर क्यों नहीं आ रहा? कुछ बताया उसने? अविका ने पहले नजरें चुराकर हल्की सी मुस्कान दी, फिर अचानक गंभीर होकर बोली, वो चला गया हमेशा के लिए अपनी फैमिली के पास। ये सुनते ही रागिनी जैसे पत्थर की हो गई। उसकी आंखें फैल गई, सांस जैसे अटक गई। उसने अविश्वास में पूछा, मैंने जो सुना तूने वही कहा ना? अविका ने बस हल्का सा सिर हिला दिया और काम में लग गई। रागिनी का चेहरा उतर गया था। कुछ पल बाद वो धीरे से बोली कि उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, वो घर जा रही है। अविका ने चुपचाप इजाजत दे दी। रागिनी पैदल ही सड़क पर निकल पड़ी। चलते चलते उसके दिमाग में सचिन के साथ बिताए सारे पल घूमने लगे, उनकी बेवजह की लड़ाइयाँ, नोक झोंक, छोटी छोटी बहसें। घर पहुंचकर वो सीधे बिस्तर में घुस गई, मगर सचिन का चेहरा आंखों से हट ही नहीं रहा था। एक पल को उसे लगा जैसे वो सामने बैठा मुस्कुरा रहा है। वो झटके से उठी, मगर वहां कोई नहीं था। फिर उसे पीछे से आवाज सुनाई दी, मुझे याद कर रही है? कनखजूरी चिलीकबीन। रागिनी पलटी, मगर कमरा खाली था। उसने दांत भींचते हुए गुस्से में कहा, एक बार सामने आजा डफर, छोड़ूंगी नहीं तुझे। मगर दिन ढल गया और वो वैसे ही बिस्तर में पड़ी रही, जैसे किसी ने उसके दिल को मरोड़ कर खाली कर दिया हो। उसकी आंखों से आंसू भी बह निकले। तभी उसके पिता घर आए, थोड़े नशे में थे। उन्होंने उसके पास बैठकर पूछा, क्या हुआ, तबीयत ठीक है? रागिनी ने बिना कुछ कहे उनके हाथ से बोतल ली और एक ही सांस में पी गई। उसके पिता हैरान रह गए और सरोज जी ताना मारते बोली कि बाप तो पहले से ही पीने वाला था, अब बेटी भी वैसे ही बन गई। उधर सचिन का घर इंदौर के पास में था। उसके पिता दिनेश जी का बड़ा बिजनेस था और वो चाहते थे कि सचिन वही संभाले, मगर सचिन को उस सब में कभी दिलचस्पी नहीं थी। उसे तो अपनी माँ बिंदु जी की तरह खाना बनाने का शौक था और इसी वजह से वो एक रेस्टोरेंट में काम करता था, जो उसके पिता को बिल्कुल पसंद नहीं था। उन्होंने कई बार उसे रोकने की कोशिश की, यहाँ तक कि शादी करवाकर जिम्मेदारी भी बांधना भी चाहा, मगर सचिन घर छोड़कर चला गया था। अब जब वो वापस लौटा तो दिनेश जी खुशी से भर गए और बोले कि उन्हें पता था उनका बेटा ऐसी छोटी जगहों पर टिक नहीं सकता। ये सुनकर सचिन ने अपनी माँ की तरफ देखा, जो उसे चुप रहने का इशारा कर रही थी, मगर वो रुक नहीं पाया। उसने शांत आवाज में कहा कि वो वहाँ खुश था, लेकिन यहाँ इसीलिए आया है क्योंकि उसे लगा कि बेटे होने का फर्ज नहीं निभा पाया। अगर उन्हें लगता है कि वो आराम के लिए लौटा है तो उनका बिजनेस संभाल लेगा, मगर इस घर में नहीं रहेगा। ऑफिस में काम करेगा, पर एक साधारण एम्प्लॉय जितनी ही सैलरी लेगा। उसकी बात सुनकर दिनेश जी जोर से हंस पड़ी, जबकि सचिन ने अपनी आंखों के आंसू पोंछे, माँ को गले लगाया और बिना कुछ कहे बाहर निकल गया। अबिका की जिंदगी जैसे अचानक किसी अनजान मोड़ पर आकर धीमी पड़ गई थी। दिल में कई सवाल थे और उन सवालों के बीच सबसे ज्यादा उलझा हुआ रिश्ता था उसका और कबीर का। 2 हफ्ते बीत चुके थे, पर कबीर अब भी उसके लिए एक अधूरी पहेली जैसा था। ना वो ज्यादा बोलता, ना कुछ शिकायत करता,
बस चुपचाप अपने अंदर कुछ दबाए रहता। उसी दौरान एक शाम होटल के छोटे से कमरे में बैठा कबीर खोया हुआ था। टेबल पर एक 50 का नोट, एक 500 का नोट और कुछ 100 के मुड़े हुए नोट पड़े थे। जैसे उसने बस यूं ही जेब से निकाल कर रख दिए हो। उनके पास ही एक चम्मच और आधी ठंडी कॉफी से भरा मग रखा था और सबसे अलग रखा था एक नाजुक सा मोतियों का ब्रेसलेट जिस पर छोटी छोटी तितलियां जड़ी थी। कबीर बार बार उस ब्रेसलेट को उंगलियों में घुमाता रहा जैसे वो किसी याद को पकड़ कर बैठा हो। फोन में वही पुरानी कॉल रिकॉर्डिंग चल रही थी जिसे वो बार बार सुनता। हर बार उसकी आंखों में वही नमी उतर आती और आखिरकार एक बूंद धीरे से उसकी पलकों से फिसल कर कान तक आ जाती। उसकी खामोशी में इतना दर्द था जैसे वो किसी को समझाना चाहता हो पर शब्द उसके पास हो ही नहीं। उधर संडे की दोपहर में आबिका मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी कान्हा जी के सामने चुपचाप अपनी दादी को याद कर रही थी। आंखों में हल्की नमी और चेहरे पर उदासी थी। तभी अचानक किसी ने पीछे से उसकी आंखों पर हाथ रख दिए। वो स्पर्श इतना अपनापन लिए था कि अबिका के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई और उसने उन हाथों को छूकर पहचानते हुए धीरे से कहा, सचिन। अगले ही पल सचिन ने हाथ हटाए और उसके पास बैठ के आवे बिना कुछ सोचे झट से उसके गले लग गई। दोनों की आंखें नम हो गई। सचिन ने हल्के से उसके आंसू पूछे, उसकी नाक को छूते हुए मुस्कुरा के कहा, आई मिस यू यार। अविका ने भी उसकी नाक खींचते हुए धीमे से कहा, आई मिस यू टू। तुम यहाँ कैसे? सचिन ने मुस्कुरा के जवाब दिया, तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, सोचा छुट्टी है तो तुमसे मिल लो। कैसा लगा मेरा सरप्राइज? अविका मुस्कुरा तो दी पर उसकी आंखों में नमी सचिन से छिप नहीं पाई। उसने धीरे से उसके आंसू पोंछते हुए कहा, मुझे पता है तुम दादी को बहुत मिस कर रही हो और शायद इस नई जिंदगी को समझने की कोशिश भी कर रही हो। आविका कुछ पल चुप रही फिर धीमे से बोली, मुझे समझ नहीं आता सचिन, कबीर बुरा नहीं है पर वो इतना चुप रहता है कि लगता ही नहीं हम दोनों के बीच कोई रिश्ता है। क्या सिर्फ किसी की मांग में सिंदूर भर देने से रिश्ता सच में बन जाता है? सचिन ने उसकी बात ध्यान से सुनी और हल्के से मुस्कुरा के कहा, रिश्ते एक दिन में नहीं बनते अविका, और कुछ लोग अपने दिल की बातें जल्दी नहीं कहते। अविका ने अनजाने में कबीर के बारे में सोचा तो उसकी खामोशी, उसकी आंखों की वो अजीब सी नरमी जैसे वो कुछ कहना चाहता हो पर कह नहीं पाता। और शायद यही खामोशी उनके बीच की दूरी भी थी और शायद एक दिन वही खामोशी उनके रिश्ते की सबसे सच्ची शुरुआत बन सकती थी। आविका ने हल्की उलझन भरी आवाज में कहा, ठीक है पर वो ना कुछ बोलते ही नहीं है। मुझे समझ ही नहीं आता उनके दिल में क्या चल रहा है। हाँ वो दिल के अच्छे हैं और कई बार ये साबित भी कर चुके हैं पर फिर भी मैं बहुत कंफ्यूज होने लेकर इंसान बात करे तो समझ आए ना। ये सुनकर सचिन ने धीरे से उसका हाथ अपने हाथ में लिया और नरमी से बोला, जरूरी तो नहीं कि हर बात मुंह से ही कहा जाए, कुछ बातें चेहरा और आंखें भी कह देती है। तुम बस उनकी खामोशियों को सुनने की कोशिश करो। कबीर जैसा दिखता है और अपने आप को जैसा दिखाता है वो बिल्कुल वैसा नहीं है। सोचो उसका दादी या तुमसे कोई लेना देना नहीं था फिर भी उसने दादी की बात का मान रखा और अब जब दादी नहीं रही तब भी उसने तुम्हें अपने घर में रखा हुआ है। वो चाहता तो अपना वादा तोड़ सकता था पर उसने ऐसा नहीं किया। अविका चुपचाप सुनती रही तो सचिन ने आगे कहा, देखो अविका, ताली एक हाथ से नहीं बजती, वैसे ही रिश्ता भी एक इंसान से नहीं चलता। कबीर अकेले क्या करेगा, तुम्हें भी एक कदम बढ़ाना पड़ेगा। दादी के दिए हुए इस रिश्ते को एक मौका तो दो। मुझे पूरा यकीन है कि एक दिन तुम्हें इस फैसले पर कभी पछतावा नहीं होगा। जितना भरोसा मुझे तुम पर है उतना ही कबीर पर भी है। बस तुम उससे दोस्ती का हाथ बढ़ाओ। वो ऊपर से सख्त लगता है पर अंदर से बहुत सॉफ्ट दिल का है। अब मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम पीछे नहीं हटोगी। सचिन की बातों ने आविका को सोच में डाल दिया। सच ही तो कह रहा था वो। इतने दिनों में कबीर ने कभी उस पर कोई सवाल नहीं उठाया, कभी कोई ऐसी बात नहीं कही जिसे उसे बुरा लगे। यहाँ तक कि उसने उसे छूने की भी कोशिश नहीं की थी और उसने ही उसके हल्के से पास आने पर ज़रूरत से ज़्यादा रिएक्ट कर दिया था। सचिन ने उसे खामोश देखा तो हल्के से मुस्कुराकर बोला, क्या सोच रही हो? इतना भी मत सोचो, धीरे-धीरे सब ठीक हो जाएगा। चलो तो मैं घर छोड़ देता हूँ, अगले संडे फिर मिलने आऊँगा। रास्ते में अचानक अविका ने कहा, तुम रागिनी से नहीं मिलोगे? वो तुम्हें बहुत मिस करती है, हमेशा खोई-खोई रहती है, अकेले में खुद से बातें करती है। तुम रोज़ उसकी फ़ोटो देखते हो ना, तो आज सामने से मिल लो। अपने दिल की बात भी कह दो। सचिन ने उसकी बात सुनी पर जैसे अनसुना कर दिया। उसने कोई जवाब नहीं दिया और बस चुपचाप ऑटो रुकवा कर उसे बैठने का इशारा कर दिया। पूरे रास्ते अभिका उसे मनाती रही पर सचिन चुप ही रहा। घर के सामने पहुंचकर जब वो उतरने लगा तो अभिका ने पूछा, अंदर नहीं आओगे? मामा पापा से मिल लो। सचिन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अगले संडे आऊंगा ना तब सबसे मिल लूंगा, तब तक शायद कबीर भी आ जाए। तुम बस अपना ख्याल रखना और टेंशन मत लेना, कॉल करती रहना। ये सुनकर अभिका एक बार फिर भावुक हो गई और उसे गले लगा लिया। सचिन ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए धीरे से कहा, ऐसे करोगी तो मैं जा ही नहीं पाऊंगा। अविका उससे अलग होकर मुस्कुराते बोली, तुम्हें पता है ना तुम मेरे लिए क्या हो? सचिन ने उसकी नाक पर उंगली से हल्का सा टच करते हुए कहा, हाँ तभी तो तुम्हें देखने चला आया। फिर उसने मुस्कुरा के कहा, चलता हूँ और हाँ कोशिश जरूर करना, मैं नहीं चाहता कि मेरा और दादी का भरोसा टूटे। अविका ने हल्के से सिर हिलाया, ध्यान से जाना और पहुंचकर मैसेज या कॉल जरूर करना। एंड आई ऑलरेडी मिस यू। सचिन ने मुस्कुराते हुए उसके गाल हल्के से दबाए फिर उसी ऑटो में बैठकर धीरे धीरे दूर चला गया और अविका सामने
खड़ी उसे जाते हुए देखती रही। सचिन ऑटो में बैठकर चला तो गया, पर जाते-जाते उसकी आँखें नम हो चुकी थी। वो बस इतना चाहता था कि अविका उसे कमज़ोर ना देखे। दिल तो कर रहा था कि वो एक बार रागिनी को भी देख ले, पर उसने खुद को रोक लिया। अब वो किसी नई उम्मीद को जन्म नहीं देना चाहता था। उधर अविका घर पहुँची तो घर अजीब-सी खामोशी में डूबा हुआ था। कोई भी नहीं था। वो धीरे से अपने कमरे की तरफ बढ़ी, पर जैसे ही दरवाज़ा खोला, सामने का नज़ारा देखकर ठिठक गई। कबीर अभी-अभी नहाकर निकला था, बस कमर पर तौलिया था, भीगे बाल हल्के बिखरे हुए थे और उसके गठीले कंधे व बाजुओं पर पानी की छींटें, छोटी-छोटी बूंदें ठहरी हुई थी। ये देखकर अविका घबरा गई और तुरंत अपनी आंखों पर हाथ रख के पीछे मुड़ते बोली, आई एम सो सॉरी, मुझे नहीं पता था आप आ गए हैं। आपको अंदर से गेट लॉक रखना चाहिए था। कुछ पल बाद कबीर ने जल्दी से टी-शर्ट और लोअर पहन लिया और शांत आवाज में बोला, घर में कोई नहीं था, इसीलिए गेट लॉक करने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई। फिर भी सॉरी, अब आप पलट सकती है। अविका धीरे से पलटी तो देखा कबीर आईने के सामने खड़े होकर अपने बाल ठीक कर रहा था। वो बेड पर बैठते बोली, आप कब आए और बाकी सब कहाँ गए हैं? कबीर ने बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया, मैं अभी थोड़ी देर पहले ही आया हूँ, बाकी सब मूवी देखने गए हैं, डिनर करके ही आएंगे। आपको मेरे साथ रहने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? अविका ने घड़ी की तरफ देखा, 4 बजने वाले थे और थोड़ी झेपते हुए बोली, मैं चाय बनाने जा रही हूँ, आपके लिए कॉफ़ी बनाऊँ? कबीर ने हल्के से कहा, पर कॉफ़ी नहीं। अविका ने हैरानी से उसकी तरफ देखा तो उसने सीधा कहा, चाय। अविका ने आंखें बड़ी करते उसे देखा और बिना कुछ बोले बाहर चली गई। उसके जाते ही कबीर थक कर बेड पर लेट गया, पर कुछ ही सेकंड बाद उसका फोन लगातार वाइब्रेट करने लगा। स्क्रीन पर एक अनजान नंबर से कई फोटो आए थे। कबीर ने एक एक करके फोटो खोलकर देखना शुरू किया। कहीं सचिन ने अविका का हाथ पकड़ा हुआ था, कहीं दोनों गले लगे हुए थे, कहीं सचिन मुस्कुराते हुए उसकी नाक छू रहा था, कहीं उसने उसे कंधे से थाम रखा था और कई तस्वीरों में दोनों साथ हंस रहे थे। पर कबीर की नजर सिर्फ अविका के चेहरे पर ठहर गई थी, उसकी वही खुली सच्ची मुस्कान। और उसे खुद भी पता नहीं चला कि कब उसी मुस्कान को देखते-देखते उसके होठों पर भी एक हल्की-सी मुस्कान आ गई। तभी अचानक उसे कुछ याद आया और वो झट से उठकर बैठ गया। इतने में आबिका चाय लेकर कमरे में आई, तो कबीर ने फ़ोन की स्क्रीन उसकी तरफ घुमाते हुए कहा, मैंने आपसे कहा था ना, अपना ख़्याल रखना और अकेले मत जाना। आबिका ने फ़ोन उसके हाथ से लिया और फ़ोटो देखकर बोली, तो ये आज की है, पर ये आपके पास कैसे आई? कबीर ने बस सिर हिलाया। आबिका ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, ऐसे क्या सिर हिला रहे हैं, जैसे बैल हिलाता है। वीर ने गहरी सांस ली और बोला, आपका कुछ नहीं हो सकता। ये कहकर उसने चाय का मग उठाया और बाहर जाने लगा। अविका तुरंत उसके सामने आकर खड़ी हो गई। क्या मतलब कुछ नहीं हो सकता? और अकेले जाने का क्या? क्या अब मंदिर जाने के लिए भी सबको परेशान करूं? मुझे बस थोड़ा अकेले रहना था, इसीलिए गई थी। और ये फोटो आपके पास कैसे आई? आपने मेरे पीछे कोई जासूस लगा रखा है क्या? अविका ने मुंह बनाते हुए कहा। कबीर ने अजीब सा एक्सप्रेशन दिया और उसके पास से निकलने लगा, पर अविका ने फिर रोक लिया। क्या है, आप बाहर क्यों जा रहे हैं जब घर में कोई नहीं है? कबीर ने उसकी आंखों में देखते हुए शांत आवाज में कहा, मैंने आपसे एक प्रॉमिस किया था, वही निभा रहा हूँ। अविका हैरान होकर बोली, नहीं। कबीर ने चाय का एक घूंट लेते हुए पूछा, क्यों, मेरे यहाँ रहने से आपको कोई प्रॉब्लम होगी? अविका कुछ पल उसे देखती रही, फिर धीरे से बोली, नहीं। उस छोटे से जवाब के साथ कमरे में एक अजीब सी खामोशी फैल गई थी। आपको कोई दिक्कत नहीं मेरे इधर रहने से? कबीर ने भवें उठाकर पूछा। तो अबिका ने दोबारा धीरे से कहा, नहीं। फिर उसने अपना मग उठाया और हल्के से एटीट्यूड में बालकनी की तरफ बढ़ते हुए कहा, फॉलो मी। वो मुड़ी तो देखा, कबीर के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई थी। बालकनी में पहुंचकर वो कुर्सी पर बैठ गई, लेकिन कबीर बैठने के बजाय रेलिंग से टिककर खड़ा हो गया। अबिका ने उसे देखते हुए कहा, आप बैठ क्यों नहीं जाते? आपको देखकर मेरे पैर दर्द करने लगे हैं। कबीर चुपचाप उसके सामने वाली चेयर पर बैठ गया और बोला, आज आप पहले जैसे लग रही है, कोई खास वजह है क्या? आविका ने चाय का एक घूंट लिया, मग नीचे रखा और हल्की खुशी के साथ बोली, आज सचिन से मिली ना, उसे देखकर भी मन हल्का हो जाता है। दादी के बाद अगर किसी की सबसे क्लोज थी तो वो सचिन ही है, जबकि वो तो रागिनी के बाद मेरी जिंदगी में आया था। फिर भी वो बोलती रही और उसी बीच कबीर ने चुपचाप दोनों के मग आपस में बदल दिए। आविका को पता भी नहीं चला। कबीर उसके मग से चाय पीते हुए बस उसे सुनता रहा। अचानक आविका को ख्याल आया तो उसने पूछा, आप तो नीम से भी कड़वे ब्लैक कॉफी पीते हैं ना, फिर आज चाय कैसे? कबीर ने तुरंत पलट कर पूछा, आपको कैसे पता? ब्लैक कॉफी नीम से भी कड़वी होती है, आपने दोनों का टेस्ट किया है क्या? आविका ने मांग होठों से लगा के उसे घूरा, पर कबीर के चेहरे पर कोई फर्क नहीं पड़ा। कुछ पल बाद आविका ने धीरे से कहा, आप उतने भी बुरे नहीं हो जितना मैंने आपको समझ लिया था। कबीर ने आंखें थोड़ी सी घूरते हुए मुस्कुराते हुए कहा, मतलब बुरा तो मैं अब भी हूँ। आविका थोड़ा हड़बड़ा कर इधर उधर देखने लगी तो कबीर ने नरम आवाज में कहा, रिलैक्स। वैसे कोई आपका पीछा कर रहा था या नहीं मुझे नहीं पता। ये तस्वीरें किसने भेजी है और क्यों भेजी है ये भी अभी नहीं पता है, लेकिन मैं जल्दी पता लगा लूंगा। तब तक थोड़ा सतर्क रहिए। आविका ने तुरंत कहा, ये जरूर बड़ी माँ ने करवाया होगा, उन्हें तो मैं वैसे भी पसंद नहीं हूँ। कुछ पल की खामोशी के बाद उसने धीमे से कहा, और उस दिन के लिए आई एम सो सॉरी, पता नहीं क्या हो गया था मुझे,
मैंने ओवर रिएक्ट कर दिया था। फिर उसने अपना दायाँ हाथ आगे बढ़ाते हुए मुस्कुरा के कहा, कुछ और नहीं तो हम फ्रेंड्स तो बन ही सकते हैं ना। कबीर ने उसके बड़े बड़े हाथ को कुछ पल देखा और बोला, हाँ तुम मिस। वो आगे कुछ कहता उससे पहले अविका ने अनजाने में बोल दिया, मिस नहीं, मैं मिसेस अविका कबीर सिंघानिया हूँ। अविका ने ये बात शायद बिना सोचे ही कह दी थी, पर कबीर को वो सुनकर अच्छा लगा था। पहली बार उसने अपने नाम के साथ उसका नाम जोड़ा था। कबीर ने उसका हाथ थाम लिया और हल्की मुस्कान के साथ कहा, ओके आज से हम फ्रेंड्स, लेकिन एक कंडीशन, आप मुझे खलूस नहीं बुलाएंगी और पापा के सामने मेरी बुराई नहीं करेंगी। अविका तुरंत बोली, सॉरी ये नहीं हो सकता, दोस्ती में कोई रूल्स नहीं होते और अगर होती भी है तो मैं तोड़ देती हूँ। फिर शरारती अंदाज में बोली, अब हम फ्रेंड्स हैं तो आज आप मुझे ट्रीट देंगे, किसी अच्छे रेस्टोरेंट में डिनर। कबीर ने भवें चढ़ाकर कहा, ये चीटिंग नहीं है, दोस्ती का हाथ आपने बढ़ाया और ट्रीट मैं दूं, आप भी तो दे सकती है। आविका ने आंखें छोटी करते हुए कहा, ऐसे कंजूस इंसान है आप। अच्छा चलिए 50-50 करते हैं। कबीर मुस्कुराया, डन। फिर उठते हुए बोला, मैं थोड़ी देर सोना चाहता हूँ, ड्राइव करके थक गया हूँ। आविका ने दोनों मग उठाते हुए सिर हिला दिया। कबीर अंदर जाकर बेड पर आंखें बंद करके लेट गया। उधर आविका किचन में मग रखकर गार्डन में चली गई। हल्की हवा चल रही थी और उसके चेहरे पर एक अजीब सी राहत थी। उसने मन ही मन कहा, थैंक यू सचिन, इतने दिनों का बोझ तुमने एक पल में हल्का कर दिया। बस एक छोटी सी कोशिश से सब कितना आसान लगने लगा है। मैंने ही इसे कितना मुश्किल बना दिया था। इससे मुझे ही नहीं, कबीर को भी तकलीफ हुई, जबकि उन्होंने तो कुछ किया भी नहीं था। उसने गहरी सांस ली और मन ही मन ठान लिया, अब वो कोशिश करेगी कि उसकी वजह से ये रास्ता कभी ना टूटे। रागिनी इन दिनों लगभग खामोश रहने लगी थी। कभी कभी जब दिल ज्यादा भारी हो जाता तो वो अपने पापा के कमरे में रखी शराब की बोतल छीनकर एक ही सांस में आधी खाली कर देती थी, जैसे अंदर जमा घुटन को किसी तरह शांत करना चाहती है। वो किसी से भी कुछ कहे भी नहीं पा रही थी और अविका पहले ही अपनी उलझनों में घिरी हुई थी, इसीलिए वो उसे और परेशान नहीं करना चाहती थी। संडे का दिन था और घर में एक अजीब सी चुप्पी फैली हुई थी। कुछ देर गार्डन में बैठने के बाद अविका पास वापस कमरे में आई तो देखा कबीर पेट के बल सोया हुआ था, चेहरा एक तरफ मुड़ा हुआ था, भीगे बाल आधे चेहरे पर गिरकर उसकी आंखों को ढक रहे थे। उसे देखकर अविका के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। वो धीरे से बुदबुदाई, सोते हुए तो बिल्कुल बच्चे जैसे मासूम लगते हो, पर सबके सामने इतने चुप क्यों रहते हो, मुस्कुराते क्यों नहीं। कमरे में कुछ देर इधर उधर घूमने के बाद जब उसे बोरियत होने लगी तो वो अपना फोन लेकर टेरेस पर चली गई। वो टेरेस किसी छोटी सी गार्डन जैसा लगता था। रेलिंग से लिपटी बेलें नीचे तक झूल रही थी। उन्हीं बेलों के पीछे एक झूला भी बंधा था जो हवा के साथ हल्का हल्का हिल रहा था। सामने आसू जी का टेरेस भी लगभग वैसा ही दिख रहा था। अविका झूले पर बैठ गई, फ़ोन में धीमी आवाज़ में गाने चलाए और आँखें बंद करके हल्के-हल्के गुनगुनाने लगी। उधर कमीर की नींद खुली तो उसने सबसे पहले कमरे में अविका को ढूँढा। जब वो वहाँ नहीं मिली, तो उसने पूरे घर में नज़र दौड़ाई और आखिर में टेरेस पर पहुँचा। वहाँ उसने देखा अविका झूले पर आँख बंद किए गाने सुन रही थी। हवा में उसके बाल हल्के-हल्के उड़ रहे थे और वो धीमी-धीमी गुनगुना रही थी। कबीर ने उसे आवाज़ नहीं दी। वो बस सामने रेलिंग से टिक कर खड़ा हो गया और चुपचाप उसे देखता रहा, जैसे उस पल को जी भर कर महसूस करना चाहता हो। कुछ देर बाद जब उसे लगा कि आविका आंखें खोलने वाली है तो वो तुरंत मुड़कर दूसरी तरफ देखने लगा। आविका ने जैसे ही आंखें खोली और कबीर को वहां खड़ा देखा, उसने गाना बंद कर दिया और उठकर थोड़ी दूरी बनाते हुए उसके पास आकर खड़ी हो गई। कबीर ने सहज आवाज में पूछा, चले डिनर के लिए। आविका ने उसे देखा और कहा, ऐसे। कबीर ने हल्का सा सिर हिलाकर कहा, नहीं मेरा मतलब है, मुझे तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस चेंज करना है, टाइम तो आपको लगने वाला है। आविका तुरंत कमर पर हाथ रखते बोली, ओ हेलो मिस्टर कबीर, मेरे सामने खड़े होकर आधे घंटे तक अपने बाल कौन सेट करता है, जरा बताइए। कबीर ने भी पलट कर कहा, हाँ मैं सिर्फ बाल बनाने में टाइम लेता हूँ, आप तो कपड़े सिलेक्ट करने में आधा घंटा, रेडी होने में 1 घंटा और फिर फोन ढूंढने में अलग टाइम लगाती है, उस चक्कर में इतना लेट कर देती है। वो बोलते बोलते रुक गया। अविका मुंह खोले उसे हैरानी से देखती रही और बोली, क्या बोली, रुक क्यों गए। कबीर कुछ कहने ही वाला था कि अविका बड़बड़ाती हुई मुड़ गई। मत बोलिए, मैं जा रही हूँ रेडी होने, बाद में कहेंगे कि मैं लेट करवा रही हूँ, कितनी शिकायतें करते हैं आप, और मैं करती हूँ तो क्या सब सेट भी तो कर देती हूँ ना। वो बड़बड़ाती हुई नीचे चली गई और कबीर उसे सुनकर हल्के से मुस्कुरा दिया। कुछ देर बाद वो भी नीचे आए तो देखा आविका अब तक अलमारी के सामने खड़ी कपड़े ही चुन रही थी। कबीर धीरे से उसके पीछे आकर बोला, अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं आपकी हेल्प कर दूं। अविका पलटी तो कबीर थोड़ा पीछे हट गया। वो उसे देखकर बोली, आप मेरी हेल्प करेंगे। कबीर ने हल्की मुस्कान के साथ गर्दन हिलाई। अविका साइड हो गई और हाथ से इशारा करते बोली, ओके, आज आपकी पसंद भी देख लेते हैं। कबीर ने एक एक करके सारे ड्रेसेस देखे, फिर उसकी एक नज़र एक कुर्ती सेट पर जाकर ठहर गई। बेबी पिंक रंग का कुर्ता जिस पर गोल्डन रंग के छोटे-छोटे बूटे बने थे, उसी रंग की सिगरेट पैंट और हल्का सा दुपट्टा। कबीर ने वो ड्रेस निकाल कर उसकी तरफ बढ़ाई और उस पर अविका ने पहली बार महसूस किया, कबीर की पसंद उतनी ही सॉफ्ट और खूबसूरत है जितना शायद उसका खामोश दिल।
कुर्ता सेट हाथ में देते हुए कबीर ने धीरे से कहा, ये परफेक्ट है। अविका ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा और हल्की सी बोली, अब मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। कबीर ने तुरंत कहा, नहीं, पर अविका ने मुंह बनाकर जवाब दिया, क्यों? मैं आपकी दोस्त हूँ ना, आप मुझे मना नहीं कर सकते, हटिए। जब कबीर सामने से नहीं हटा तो अविका ने उसे हल्के से खींचकर अलमारी के सामने से हटाया और जैसे ही उसकी अलमारी खोली, वो हैरानी से वहीं रुक गई। पलटकर उसने कहा, ये क्या है? कबीर ने बनावटी मुस्कान के साथ कहा, कपड़े। अविका ने भवें चढ़ाकर कहा, वो तो मुझे भी दिख रहा है, पर सिर्फ ब्लैक व्हाइट और थोड़ा सा ग्रे। आपको और कोई रंग पसंद नहीं है क्या? कबीर ने सहजता से जवाब दिया, नहीं, मुझे बस यही पसंद है और ऑफिस के हिसाब से यही ठीक भी लगते हैं। आविका ने कुछ नहीं कहा, अपने कपड़े लेकर चेंजिंग रूम में चली गई। उधर कबीर ने भी एक व्हाइट शर्ट और ब्लू जीन्स पहन ली। जब आविका वापस कमरे में आई तो कबीर उसकी तरफ देखना चाहता था, पर उसे अजीब ना लगे इसीलिए आईने के सामने खड़े होकर अपने बाल सेट करने लगा। तभी उसके पीछे खड़ी आविका ने कहा, ये मुझसे नहीं हो रहा है। कबीर ने बिना पीछे मुड़े कहा, क्या नहीं हो रहा है? आविका ने दुपट्टा संभालते हुए कहा, ये नेट का दुपट्टा है, बार बार गिर रहा है। कबीर ने सहजता से कहा, कोई और लगा लो। आविका ने मुंह बनाकर कहा, आप लड़कों को ना कोई ड्रेसिंग सेंस ही नहीं होता। अब इसके साथ कोई और लगाऊंगी तो मिसमैच लगेगा और मैं बेवकूफ़ लगूंगी। कबीर अब पलटकर उसकी तरफ देखने लगा। अविका ने दुपट्टे को अजीब सा लपेट रखा था और उसी में उलझी हुई थी और सच में बहुत क्यूट लग रही थी। कुछ सोचकर अविका ने अपने बैग से कुछ पिन्स निकाले और कबीर के हाथ में रख दी। आप लगा दीजिए ना, मुझे नहीं आता, पहले दादी कर देती थी इसीलिए मैंने सीखी ही नहीं। कबीर ने हैरानी से आंखें बड़ी कर दी, मैं कैसे करूं, मुझे नहीं आता ये सब। अविका ने रोनी सी शक्ल बना ली तो कबीर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अच्छा रिलैक्स, मैं कोशिश करता हूँ। वो दुपट्टा ठीक करने लगा। अविका ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, चुभेगा तो नहीं? कबीर का दिल उस सीधी नजर से एक पल को तेज धड़क उठा। उसने धीरे धीरे दुपट्टे को कंधे पर सेट किया और पिन लगाने लगा। उसी दौरान उसकी उंगलियां हल्के से आविका के कंधे को छू गई। आविका को शायद कुछ महसूस नहीं हुआ, पर कबीर का दिल जरूर घबरा गया। उसने जल्दी से पिन लगा दी और थोड़ा पीछे हटते हुए कहा, हो गया, ठीक है ना? आविका ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, पता है, दादी भी ऐसी ही लगा दी थी। इतना कह दिया उसकी आंखें हल्की नम हो गई, जिसे कबीर ने चुपचाप देख लिया। आविका ने जल्दी जल्दी अपने बाल बनाए, काजल लगाया और मांग में हल्का सा सिंदूर भर लिया। कबीर देखने को तो फोन में व्यस्त था, लेकिन उसने कैमरा ऑन कर रखा था ताकि बिना जताए उसे देख सके। जब आविका तैयार होकर पलटी तो बोली, चले। कबीर ने सिर हिलाया और बाहर निकलने लगे। तभी उसकी नजर आविका के खाली कानों पर पड़ी। वो कुछ पल रुका, फिर अपनी अलमारी से एक छोटा सा बॉक्स निकालकर उसके सामने हाथ बढ़ाया। उसमें बहुत खूबसूरत झुमके थे जो उसने भोपाल से खरीदे थे। अविका ने हैरानी से उसकी तरफ देखा तो कबीर ने थोड़ी झिझक के साथ कहा, मैं जब भी भोपाल जाता हूँ नट्टू और निखिल के लिए कुछ न कुछ ले आता हूँ। इस बार भी लाया था तो आपके लिए भी ले आया। अविका ने धीरे से झुमके उसके हाथ से लिए, पहनकर आईने में देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बहुत सुंदर है, थैंक यू। कबीर ने बस हल्की सी सांस छोड़ी और आगे बढ़ गया, जबकि अविका कुछ पल वहीं खड़ी रह गई। पहली बार उसे महसूस हुआ कि कबीर की खामोशी के पीछे कितना सॉफ्ट और ख्याल रखने वाला दिल छिपा है। अविका भी उसके पीछे पीछे बाहर आ गई। कबीर ने कार का गेट खोला ही था कि अविका ने तुरंत कहा, हम इससे नहीं जा रहे। कबीर ने हैरानी से उसकी तरफ देखा तो उसने अपनी स्कूटी की तरफ इशारा करते हुए कहा, हम उससे जाएंगे। कबीर ने जल्दी से सिर हिलाकर मना कर दिया, लेकिन अविका ने बड़ी सी मुस्कान के साथ फिर से कहा, हाँ। मैं सिर हिलाया। उसकी वो मासूम मुस्कान देखकर कबीर थोड़ा पिघल गया और फिर चुप रहा। तब अविका उसके पास आकर बोली, चलिए ना प्लीज, खुली हवा में जो मजा है वो आपकी बंद गाड़ी में कहाँ। कबीर ने आखिरकार कार लॉक किया और स्कूटी की चाबी लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, पर आविका ने तुरंत कहा, वो तो मैं ही चलाऊंगी। कबीर ने झट से कहा, नहीं, मुझे अपने हाथ पैर तुड़वाने का कोई शौक नहीं है, आप पीछे बैठेंगी। आविका ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, आपसे तो दोस्त अंकल, सॉरी, पापा अच्छे हैं। बिना नखरे के पीछे आराम से बैठ गए थे और एक आप है जिन्हें हर चीज में बहाना चाहिए। कभी तो मुस्कुरा लीजिए, मुस्कुराने पर कोई टैक्स नहीं लगता। कबीर ने उसे घूरते हुए कहा, हो गया या कुछ और बाकी है? अविका मुस्कुराई नहीं, आज के लिए इतना ही। वो स्कूटी पर बैठ के स्टार्ट किया और कबीर की तरफ देखा जो अब भी खड़ा था। अरे बैठिए ना, आज के लिए मुझे अपनी ड्राइवर समझ लीजिए। जब कबीर फिर भी नहीं बैठा तो अविका ने कहा, अगर नहीं बैठे तो मैं अकेले ही चली जाऊंगी। ये सुनते ही कबीर तुरंत पीछे बैठ गया। अविका हंस पड़ी, कितने नखरे हैं आपके। उसने स्कूटी आगे बढ़ाई और पूछा, कहाँ चले? कबीर ने होटल का एड्रेस बताया। अविका ने स्कूटी की स्पीड थोड़ी बढ़ाई ही थी कि अचानक एक छोटा बच्चा सामने आ गया। उसने घबराकर जोर से ब्रेक लगाया, लेकिन स्कूटी डगमगा गई। गिरने से ठीक पहले कबीर पीछे से झुककर हैंडल पकड़ चुका था। डर के मारे अविका ने आंखें बंद कर ली थी। आयु ओके? कबीर की आवाज़ सुनकर उसने आंखें खोली और धीरे से सिर हिला दिया। कबीर ने हैंडल छोड़ दिया और फिर पीछे बैठ गया, लेकिन दोनों के दिल तेजी से धड़क रहे थे। कुछ सेकंड बाद कबीर उतर गया और बोला, अब आप पीछे बैठिए। अविका बिना कुछ कहे पीछे बैठ गई और कबीर ने स्कूटी चला ली। पीछे बैठी अविका मुंह बनाकर बोली, मेरी गलती नहीं थी, वो बच्चा अचानक सामने आ गया था। कबीर ने सांस भर में कहा, इसीलिए पहले से स्पीड कम रखनी चाहिए, अचानक ब्रेक लगाओगी तो यही होगा। कुछ देर में दोनों होटल पहुंच गए। कबीर ने पहले से टेबल बुक कर रखी थी। उसे देखते ही मैनेजर उन्हें अंदर लेकर गया। कबीर ने
कुर्सी खींचकर अविका को बैठने का इशारा किया तो मुस्कुरा के बैठ गई और कबीर सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। बगल वाली टेबल पर कुछ लड़के बैठे थे जिनकी नज़रें बार-बार अविका पर जा रही थी। कबीर ने जब ये देखा तो उसकी आंखें सख्त हो गई और वो कुछ पल उन्हें घूरता रहा। लड़कों ने भी थोड़ी देर बाद नज़रें हटा ली। कबीर ने इशारे से मैनेजर को बुलाकर दूसरी टेबल के बारे में पूछा, लेकिन उसने माफ़ी मांगते हुए कहा, सर आज संडे है, सारी टेबल फुल है, फिर भी हम कोशिश करेंगे कि आपको कोई तकलीफ ना हो। उधर अविका मेन्यू कार्ड में ही खोई हुई थी। उसने उन लड़कों पर ध्यान भी नहीं दिया था। वो मुस्कुराकर बोली, आपको खाने में क्या पसंद है? कबीर ने उसकी बात सुनी नहीं थी। तब अविका ने थोड़ा ज़ोर से कहा, कबीर। उसने कबीर की नज़रों का पीछा किया और देखा कि वो अब भी उन लड़कों को घूर रहा था। उसके चेहरे पर हल्का गुस्सा साफ दिख रहा था। अविका ने धीरे लेकिन साफ आवाज़ में कहा, मुझे लगता है हमें यहाँ से चलना चाहिए। कबीर ने उसकी तरफ देखा, फिर हल्के से सिर हिलाकर वेटर को ऑर्डर दिया। वो नहीं चाहता था कि उनके पहले साथ वाली डिनर की शाम किसी बेवजह बात से खराब हो। अविका ने जब उन लड़कों की तरफ ध्यान देना बंद कर दिया तो उसके दिल को थोड़ा सुकून मिला। दोनों ने चुपचाप खाना खत्म किया। फिर कबीर ने बिल चुकाया और अविका से चलने के लिए कहा। अविका जैसे ही खड़ी हुई, उसका क्लचर हाथ से फिसल कर नीचे गिर गया। वो उसे उठाने के लिए झुकी तो कबीर ने झट से अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन दूर खड़े लड़कों की नजरें चमक उठी। ये देख कबीर का गुस्सा भड़क उठा और वो उनकी तरफ बढ़ने लगा, मगर अविका ने तुरंत उसका हाथ पकड़कर रोक लिया और उसे बाहर ले आई। गुस्से से कबीर की आंखें लाल हो रही थी। उसने स्कूटी स्टार्ट की और अविका के पीछे बैठते ही आगे बढ़ा दी, मगर अभी वे थोड़ी ही दूर पहुंचे थे कि वही लड़के अचानक उनकी स्कूटी के सामने आकर खड़े हो गए। कबीर ने ब्रेक लगाया तो अविका ने घबरा के कहा कि वे लोग बहुत सारे हैं और वो अकेला है, लेकिन इससे पहले कि कबीर कुछ कह पाता, एक लड़का पीछे से आकर अविका का हाथ पकड़कर बेहूदगी से बोला कि उसका हाथ तो कबीर ने बहुत पकड़ लिया, थोड़ा उन्हें भी पकड़ने दे। ये सुनते ही कबीर की मुठ्ठियां भींच गई और माथे की नसें तन गई। वो उस लड़के को मुक्का मारने ही वाला था कि अविका ने बीच में उसका हाथ पकड़कर रोक लिया और मुस्कुराते हुए बोली कि ये तो बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं और वो बिना सुने ही उसका मुंह तोड़ना चाहते हैं। अविका ने शरारत से एक आंख मारी तो गुस्से में डूबा कबीर भी हल्का सा मुस्कुरा उठा और उन लड़कों को लगा कि शायद अब माहौल उनके पक्ष में है। तभी अविका उस लड़के की तरफ मुड़ी जिसने उसका हाथ पकड़ा हुआ था और बोली, क्या सच में वो चाह रहा है कि वो उसका हाथ पकड़े? लड़का कुछ समझ पाता उससे पहले ही अविका ने उसी हाथ को झटके से पकड़कर पीछे की तरफ मोड़ दिया और दूसरे हाथ को भी मरोड़ते हुए उसे कसकर जकड़ लिया। लड़का दर्द से तड़प उठा और छुड़ाने की कोशिश करने लगा, मगर अविका ने दांत भींच के कहा कि ऐसी हालत कर देगी कि जिंदगी भर किसी लड़की का हाथ पकड़ने से पहले डर जाएगा। लड़का दर्द से चिल्लाते हुए अपने साथियों को मदद के लिए पुकारने लगा तो बाकी लड़के आगे बढ़े, लेकिन तभी कबीर उनके सामने दीवार बनकर खड़ा हो गया। उसने आगे आए दो लड़कों को पकड़कर इतनी ताकत से आपस में भिड़ाया कि दोनों लड़खड़ा गए। फिर एक के पेट में एक जोरदार मुक्का मारा और हवा में पैर घुमा के दोनों को एक साथ जमीन पर गिरा दिया। एक लड़का दर से झुक गया तो कबीर ने घुटना उठाकर उसका चेहरा दे मारा। दो और लड़के आए तो कबीर ने उनके बाल पकड़कर उनके सिर आपस में टकरा दिए और लगातार घूंसे बरसाने लगा। इधर अविका ने जिस लड़के को पकड़ा था उसके हाथ अब भी मरोड़ रखे थे। दर्द से रोते हुए वो माफ़ी मांगने लगा और कहने लगा कि वो अभी तक उसकी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं बनी है। अविका ने उसके हाथ और कसकर मरोड़े और ताना मारते बोली कि ऐसी हरकतें करेगा तो ज़िंदगी भर कोई लड़की पास नहीं आएगी। जब उसने उसके हाथ छोड़े तो वो घुटनों के बल ज़मीन पर बैठ गया। उसके हाथों में जैसे जान ही नहीं बची थी। अविका ने उसकी रोनी सूरत देख के कहा कि उसे ये मुंह लटकाना बिल्कुल पसंद नहीं है, इसीलिए हंस कर दिखाए। लड़का डरते डरते हंसने लगा तो अविका भी उसके साथ हंसती, फिर अचानक उसके गाल पर एक हल्का सा चाटा मारकर बोली कि हंसना भी नहीं आता, चल अब नाच कर दिखा। मजबूर होकर वो लड़का डरते डरते सिर हिलाने लगा और अविका ने गाना चला दिया। ये सब देखकर कबीर सिर खुजलाते हुए मुस्कुरा उठा, जबकि बाकी लड़के सहमे हुए खड़े थे और समझ नहीं पा रहे थे कि अब आगे उनके साथ क्या होने वाला है।